everyone, my name is Shivani and welcome to Anand Current Affairs. आज से मैं आप सबके लिए द हिंदू को सोर्स बनाते हुए आप सबके लिए डेली न्यूज़ डिस्कशन लेके आऊंगी, जिसमें मैं कोशिश करूंगी कि अपने नॉलेज के हिसाब से और एनालिसिस के हिसाब से आपके लिए कुछ क्रिएटिविटी करते हुए कुछ आर्टिकल्स लेके आऊं, जिससे आपको उससे हेल्प मिले अपनी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में, और जो लोग स्टेट प्रिपरेशन सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी इसमें हेल्प मिले। आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैप वर्क हम ले लेते हैं कि इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहला मैप में हम देखेंगे अलापुजा, इट्स अ रिवर नेम जिसको हम केरला में लोकेट करेंगे। उसके बाद कलासा बंदूरी जो एक कैनाल प्रोजेक्ट है जो मालाप्रभा रिवर पे है, इसको भी हम लोकेट करेंगे। उसके बाद कोसोवो रिवर है, कोसोवो और सर्बिया, ये दो देश हैं जो यूरोप में है, उनको भी हम लोकेट करेंगे। और मेरी पूरे डिस्कशन का सोर्स द हिंदू है। इसके साथ साथ फ्यूचर में भी अगर कोई मुझे इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगता है जो टाइम्स ऑफ इंडिया से हो या फिर ईटी से हो, इकोनॉमिक्स टाइम से, तो वो आर्टिकल्स मैं आपके साथ लेकर आऊंगी, जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन में स्टेट पीसीएस या सिविल सर्विसेज या किसी और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको हेल्प हो सके। आज का डिस्कशन हम शुरू करते हैं मेजर हेडलाइन से। पहली हेडलाइन है ईवीएम के बारे में कि अभी कुछ चेंजेस किए हैं इलेक्शन कमीशन ने और रिमोट ईवीएम को लेकर के वो आए हैं, इसके बारे में है। दूसरा है फार्मा फर्म फेसेस इंक्वायरी ओवर किलर कफ सिरप। उज्बेकिस्तान में एक कफ सिरप को लेकर बहुत कुछ सीन क्रिएट हुआ, कुछ डेथ हुई है वहां बच्चों की, उसके बारे में है। नाउ देन कर्नाटका कार्व्स आउट सेपरेट कैटेगरीज फॉर वीर शहबाज एंड वोकालीदास। उसके बाद यूपी में जो अभी ओबीसी को लेकर के एक बहस चल रही है कि उनको रिजर्वेशन के बगैर इलेक्शन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने कहा था, पर उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो उसके बारे में है। उसके बाद आरबीआई का स्टेटमेंट है कैट के बारे में, और एक रिपोर्ट आई है जिसका मैंने आज एडिटोरियल भी डिस्कस किया है आपके साथ। उसके अलावा कैट का जो गैप बढ़ रहा है उसके बारे में है कि कैट क्या चीज है और उसे कि कैसे हमें इम्पैक्ट करेगा, उसके बारे में है। तो डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला है रिमोट ईवीएम रेडी टू हेल्प माइग्रेंट्स वोट आउटसाइड स्टेट्स। इलेक्शन कमीशन ने बहुत लंबे समय से इस बात को फीडबैक में भी लिया और इसको क्लियर करने की कोशिश करी कि जो लोग रिमोट लोकेशन पे रहते हैं, जो अपने स्टेट को छोड़ के किसी और स्टेट में चले जाते हैं, उनके लिए क्या तरीका हो सकता है वोट लेने का, क्योंकि अधिकतर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अपना फॉर्म दोबारा भरना पड़ता है, अपना वेरिफिकेशन दोबारा करना पड़ता है, और कभी कभी ऐसा होता है इन सब झंझटों की वजह से जो हमारे जो माइग्रेंट्स हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने वाले, वो वोट करते ही नहीं है। तो द इलेक्शन कमीशन ऑन थर्सडे अनाउंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोटोटाइप ऑफ अ मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आरवीएम, या फिर इसको कहेंगे ईआरवीएम, को शुरू करने की बात कही है, टू इनेबल रिमोट वोटिंग बाय माइग्रेंट वोटर्स। ठीक है, द मशीन्स कैन हैंडल मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फ्रॉम वन रिमोट बूथ। एक ही रिमोट बूथ से आप मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी को कवर कर सकते हो। द इलेक्शन कमीशन invited all recognized political parties, 8 national and 57 state parties to a demonstration of a prototype on January 16. उन्होंने इनवाइट किया सभी पॉलिटिकल पार्टीज की कैटेगरीज को, रिकॉग्नाइज किया सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, जिसमें से 8 नेशनल और 57 स्टेट पार्टीज को भी उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाया 16 जनवरी को। द पैनल हैज ऑलरेडी शेयर्ड अ कॉन्सेप्ट नोट विद देम ऑन लीगल, ऑपरेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस को लेकर के उन्होंने वो कॉन्सेप्ट भी पार्टी से शेयर किया। द कमीशन अर्ज द पार्टीज टू सबमिट देयर व्यूज बाय जनवरी 31, और उनके जो फीडबैक है, जो रिव्यूज हैं, वो कमीशन को 31 जनवरी तक मिलेंगे। नाउ कॉन्सेप्ट नोट समझते हैं कि क्या है ईवीएम का। द इलेक्शन कमीशन सेड इट हैड सर्कुलेटेड अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज अ कॉन्सेप्ट नोट हाइलाइटिंग द challenges of defining domestic migrants, implementation of the model code of conduct, ensuring secrecy of voting, facility of polling agents for identification of voters, process and method of remote voting and counting of votes and other issue। ये सारी समस्याएं उनके साथ थी। सीक्रेसी को मेंटेन करना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को मेंटेन करना, पोलिंग एजेंट्स का आइडेंटिफिकेशन करना, ये सारी चीजें उनके सामने थी। इनको रिजॉल्व करने के लिए इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक नया मेथड तैयार किया जिससे उन सबको भी केटर किया जा सके। अमंग द लॉज एंड रूल्स दैट वुड नीड अमेंडमेंट टू इम्प्लीमेंट रिमोट वोटिंग आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट ऑफ 1950 एंड 1951। सिविल सर्विसेज मेन प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन है, प्री में भी पूछा जा सकता है
कि अलोंग द लॉ एंड रूल्स, जो नियम कायदे कानून है, दैट वुड नीड अमेंडमेंट, उसमें सुधार होना था टू इम्प्लीमेंट रिमोट वोटिंग आर द, जो ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ये किसका पार्ट है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950 और 51 का पार्ट है, एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 का पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो ये बॉक्स है, जो ये इन्फॉर्मेशन है, ये आपके मेंस की प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है, जिसमें आपका GS2 में कवरेज आ सकती है कि वो कौन कौन से के रूल्स और एक्ट हैं जो इसमें इम्पैक्ट हुए और अमेंडमेंट से क्या फायदा हुआ, क्योंकि ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्री में भी इसे क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें से आर ईवीएम को वो पूछ सकते हैं कि REVM क्या है और इससे मेजर बेनिफिट्स क्या होंगे। नाउ migrant voters की problem क्या थी? A definition of migrant voter will also need to be reworked with respect to retaining registration at the original place, जैसे मैंने आपसे कहा, in the context of the legal construct of ordinary residence and temporary absence। ठीक है, ordinary residence को लेकर के और temporary absence को लेकर के उनको सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ता था। इवन ये सारी प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी। Also the territorial constituency concept of remote voting and defining remoteness itself। इसका क्या टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है, जैसे सपोज करिए आप यूपी से दिल्ली गए तो वहां पर जाकर के आपको दोबारा से रीअप्लाई करना पड़ता है, और इसके बाद आपका जो जिस स्टेट से आप हैं, जो आपका ओरिजिन है, वहां पे आपका वोट कैंसिल किया जाएगा, इसमें टाइम थोड़ा लगता है, और उसके बाद जहां आप रह रहे हैं उस वोट को एक्टिव किया जाएगा। सो ऑल्सो द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी कॉन्सेप्ट ऑफ रिमोट वोटिंग एंड डिफाइनिंग रिमोटनेस इटसेल्फ, दैट इज एन आउटसाइड constituency, outside district और outside state will need to be dealt with। ये जो इशू था कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर, डिस्ट्रिक्ट के बाहर जो इशू क्रिएट करते थे टेम्पररी एब्सेंस का या ऑर्डिनरी रेजिडेंस का, जो क्रिएट होता था, जो अभी भी है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया है, पर अब इस ERVM के बाद से उसमें रिलैक्सेशन होगा, जो जहां है वहीं से ही उसको लोकेट करके वो वोट दे पाएगा। The administrative challenges include enumerating remote voters, self-declaration, ensuring secrecy of voting at remote location, provision of polling agents at remote voting booths, and ensuring identification of voters to avoid impersonation। तो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वहां पे जब इस केस में क्या होता था कि अगर वो बंदा वहां पे अवेलेबल नहीं है तो ड्यूप्लीकेसी भी होती थी। मतलब कोई बंदा जैसे जो उन लोकेशन, उन रिमोट लोकेशंस पे जहां पर वो नहीं रहता है, तो वहां के जो एक्टिव लोग हैं, जो फोर्स तरीके से वोट डालते थे, वो इस चीज का यूज करके, इम्पर्सोनेशन का यूज करके या फिर उसको डुप्लीकेट करके वोट डालते थे, क्योंकि उनको पता चल जाता था कि इस वोट पे, इस एंट्री में कोई वोट नहीं पड़ रहा है। और ये मैं स्पेसिफिकली किसी स्टेट की बात नहीं कर रही हूं, पर ऐसा रिमोट लोकेशंस पे जहां पे पॉसिबिलिटी होती थी वहां पे इसका यूज होता था। इसको खत्म करने के लिए भी ये REVM बहुत ही बड़ी चीज है और इससे बहुत फायदा मिलेगा इलेक्शन कमीशन को और हम सबको। अब समझते हैं what is an RVM? The machine allows migrant voters living outside their home constituency to vote from their current residence. The remote voter must register online offline within a pre-notified time before the elections with their home constituency returning officer। तो home constituency के returning officer को online या offline अपने वोट के पहले notify करना पड़ेगा। After successful verification at their home constituency, the voter will be approved for the remote voting facility और verify जैसे उनका मेथड है, आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, आप उसमें डिटेल्स फिलअप करिए और जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो आपका वोट भी आपके लिए अप्रूव हो जाएगा। रिमोट वोटिंग फैसिलिटी, ठीक है। बूथ्स विल बी सेटअप नियर देयर करंट होम्स, जहां पे उनके घर है वहीं पे बूथ सेटअप होंगे। ईवीएम बीइंग सील्ड आफ्टर इलेक्शन एंड RVM, a single ballot unit can cater to many constituencies at a single polling station by using dynamic ballot display instead of the usual printed paper ballot sheet। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो RVM है वो सिंगल बैलेट यूनिट होगा, कैन केटर, जो केटर करेगा, जो फैसिलिटेट करेगा बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एट ए सिंगल पोलिंग स्टेशन, एक ही पोलिंग स्टेशन पे, बाय यूजिंग डायनेमिक बैलेट डिस्प्ले। बहुत सारे बैलेट का डिस्प्ले होगा, आप उसे प्रेस करिए और आप अपना वोट दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रिंटेड पेपर। प्रिंटिंग पेपर का यूज नहीं होगा, उसकी जगह इसको यूज किया जाएगा। फिर भी अभी ये जो प्रपोजल आया है उसको 31 जनवरी को जब उसका फीडबैक ले लिया जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि कितना सक्सेसफुल रहा और कैसे ये इंप्लीमेंट होगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे जो फार्मा से है। फार्मा फर्म फेसेस इंक्वायरी ओवर किलर कफ सिरप। ये जो कफ सिरप जो उज्बेकिस्तान के बच्चों ने कंज्यूम किया, उसके पहले गाम्बिया की भी एक न्यूज आ रही थी कि वहां पे जो ये सिरप लिया है इंडियन कंपनी ने उसको बनाया है, उसके लिए ये न्यूज है। द उत्तर प्रदेश ड्रग कंट्रोलर एंड द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO are investigating Marian Biotech after Uzbekistan linked the death of 18 children to a contaminated cough syrup made by the Noida-based firm, Union Health Minister Mansukh Mandaviya said on Thursday. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे लिए है कि CDSCO ये क्या संस्था है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, इसके फीचर्स क्या हैं, ये किसके अंडर में है और इसका जो इसके राइट्स अथॉरिटीज हैं वो सब क्या है, हमें इसके बारे में क्लियर होना चाहिए। मेंस के लिए क्वेश्चन है और प्री के लिए भी बेसिक्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नाउ अब आते हैं कि वो क्या चीज थी जिससे ये सब हुआ, जिससे ये इतनी डेथ हुई। तो उसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, द डिजीज चिल्ड्रन इन उज्बेकिस्तान हैड रिपोर्टेडली कंज्यूम्ड एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ कफ सिरप which contained ethylene glycol, a substance that ought not to be present in it, जो उसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए था, ये जो सब्सटेंस है ये उसमें कफ सिरप में प्रेजेंट था। दिस कम्स डे आफ्टर parliamentary panel in Gambia found unacceptable levels of diethylene glycol, ये भी एक और नाम है diethylene glycol, जो इसी का तरह का एक और सब्सटेंस है, and ethylene glycol in cough syrup made by Haryana based Maiden Pharma। ठीक है, मैंने से कहा गाम्बिया की न्यूज है ये, वहां पे भी उनके बच्चों के कफ सिरप में ये मिला, ये दोनों सब्सटेंस मिले थे जो हरियाणा बेस्ड कंपनी मेड इन फार्मा ने बनाया था। देयर कफ सिरप हैज बीन लिंक्ड टू इंस्टेंसेस ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी दैट इज बिलीव्ड टू बी रिस्पांसिबल फॉर डेथ ऑफ लीस्ट 63 चिल्ड्रन, और वहां पे 63 बच्चों की डेथ हुई किडनी इंजरी की वजह से। फॉलोइंग WHO's warning on October 5 linking the 4 syrups to the death in Gambia, Maiden Pharma's export license has been suspended, उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। However, India has said that WHO has drawn a premature link between the death of the children and the India made cough syrup। फिर भी इंडिया ने WHO के लिए इस बात पे कहा था कि ये प्रीमेच्योर स्टेप है, लेकिन अब जो ये हुआ है इससे WHO और स्ट्रिक्ट हो गया। अब देखते हैं इसमें आगे क्या डेवलपमेंट होता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल क्या चीज है, क्या सब्सटेंस है, इसके बारे में थोड़ा आपको, इसको सब्सटेंस को आप लिख सकते हैं, इनफैक्ट में क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, स्टेट पीसेस वालों के लिए बहुत जरूरी है। और जो हमारा दूसरा सब्सटेंस है डाइथलीन ग्लाइकोल, ये भी इंपॉर्टेंट है। Now third news is for Karnataka carves out separate categories to वीर शैवाज एंड वोकाली घास। वीर शैव और वोकाली घास के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है GS1 का पेपर, जिसमें सोशल इश्यूज के साथ साथ आपके हिस्ट्री से जुड़े हुए सवाल भी क्रिएट होते हैं, जो हमारी, अगर आप हिस्ट्री में जाएं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको समझ में आएगा। वीर शैव का उसमें स्पेसिफिक चैप्टर है जहां पे इनका डिटेल दिया हुआ है। तो GS1 के लिए इंपॉर्टेंट है ये पेपर, सॉरी ये टॉपिक। और इसके साथ साथ जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो नियम कायदे कानून की लड़ाई हो रही है वो है GS2 के पेपर के, GS2 में इंपॉर्टेंट है, जहां पे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात होती है। कैबिनेट क्लियर्स फॉर्मेशन ऑफ 2C and 2D categories in OBC quota. The government, however, deferred announcement on the quantum of reservation to the newly established categories. उन्होंने क्या किया है, वहां की कैबिनेट ने, कर्नाटक कैबिनेट ने वहां पे इन दोनों सेक्ट के लिए, इन दोनों तरह के सेक्ट के लिए उन्होंने दो तरह के कैटेगरीज बना दी हैं, 2C एंड 2D, जो OBC कोटा कंसिडर किया जाएगा। समझते हैं क्या चीज है ये। विच मेजर माउंटिंग फॉर हायर रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल पंचमसली Veer Shaiva Lingayat subsect and Vokali Gas, the Karnataka government on Thursday decided to create separate OBC reservation categories। आप देखिए यूपी में भी OBC को लेकर के एक चीज चल रही है और यहाँ पे भी इन दोनों सेक्ट को लेकर के एक रिजर्वेशन क्रिएट किया जा रहा है। तो समझिए कि पोल पॉलिटिक्स कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से बड़े बड़े अमेंडमेंट्स भी हो जाते हैं। द कैबिनेट क्लियर द फॉर्मेशन ऑफ 2C and 2D कैटेगरीज फॉर वोकाली गर्ल्स एंड वीर शैव लिंगायत ऑल सबसेक्ट्स इन द अदर्स बैकवर्ड क्लासेस। सो OBC में काउंट होंगे। तो इससे स्पेसिफिक क्वेश्चन ये तो नहीं पूछा जा सकता मेरे हिसाब से कि 2C और 2D क्या चीज है, बट हाँ जो ये बैकवर्ड क्लास से जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं उन पे क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है।
The government, however, deferred announcement on the quantum of reservation to the newly established categories till the final report of the Karnataka Permanent Backward Classes Commission is submitted, while stating that it would be increased at least 2 to 3%. उन्होंने कहा इतना बढ़ ही सकता है. The cabinet which met in Belagavi is a part of Karnataka, जिसपे अभी बहस चल रही है, जो dispute का कारण भी है कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच. On Thursday, decided to create 2C and 2D to accommodate the caste that figured in 3A Vocaligas and 3B Vaishyav Lingayat till now. The decision was based on the interim report on the demand of several communities for increase in reservation. ये जो काम हुआ है, ये एक बहुत बड़ी मांग हुई, जो लोग वहां की कम्युनिटी ने बहुत डिमांड करी, तब जाके इसको बनाया गया है. सबमिटेड बाय कर्नाटका स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन, और उनकी जो बैकवर्ड क्लास कमीशन था उसने इसको बनाया है, और ये रिक्वेस्ट करी थी वहां के लोगों ने कि उनको बैकवर्ड क्लासेस को कवर अप किया जाए. सो आई थिंक उन्होंने इसका स्टेप उठा करके ये चेंज लाए हैं. Now, the central government has already announced 10%. Central government क्या कहती है? Central government has already announced 10% reservation for EWS, economic backward classes को EWS कहते हैं. Increasing the total reservation to 60%, और इसको total reservation को बढ़ा के वो 60% तक कर रहे हैं. In Karnataka, we are yet to determine the number of caste and their population that deserve EWS quota. उन्होंने कहा कर्नाटका we are yet to determine, अभी हमें तय करना बाकी है, the number of caste and their population deserve EWS, जो इनको EWS देना बाकी है, वो नंबर तय करना भी बाकी है. We will fix the percentage of EWS quota considering their population, उनकी population के हिसाब से उनको कोटा दिया जाएगा. Then the remaining percentage points will be allocated to the newly created categories. ये सिर्फ आप हम लोग की समझदारी के लिए है कि स्टेट स्पेसिफिक में क्या क्या हो रहा है. If there is a requirement, we can go beyond 60%, as there are examples in other states. वो कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो 60% से भी ऊपर जाएंगे, जैसे other states में हो रहा है. As per this model, both the communities will get the reservation increase by at least 2% to 3%. He contended. The minister made it clear that the government would not alter the reservation allotted to categories 2A, जिसका 15% है, 2B जो 4% है, ये 2A 2B जो है, ये 2C 2D में जो कन्वर्ट हुआ है, उसी का रेफरेंस यहाँ पर ले रहे हैं कि ऑलरेडी इन्होंने बैकवर्ड क्लासेस में 4 तरह के रिजर्वेशंस बनाए हैं इस आर्टिकल में, ए, बी, सी और डी. तो उन्होंने ये बोला है कि जो 2A को 15%, 2B को 4% मिला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे. द रिजर्वेशन इज ओनली फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट पर्सन, और जो ये रिजर्वेशन है वो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस से है. देयर वुड बी नो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ही एडेड. ठीक है, ऐसा उन्होंने क्लेम किया हुआ है. अब आगे बढ़ते हैं. यूपी मूव्स सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट ऑर्डर टू होल्ड अर्बन लोकल पोल्स विदाउट ओबीसी रिजर्वेशन. वो अब इस केस में क्या नया डेवलपमेंट हुआ है कि यूपी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली गई है, जिसमें उनको जो वहां पे लोकल पोल्स कराने हैं उसके लिए ओबीसी रिजर्वेशन के बगैर वो नहीं आगे बढ़ेंगे. उन्होंने पहले भी कहा था. तो अब समझते हैं क्या हो रहा है. 2010 सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट सेज रिजर्वेशन रूल कैन नॉट बी अप्लाइड मैकेनिकली टू सच इलेक्शन. उन्होंने कहा 2010 में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी रिजर्वेशन रूल मैकेनिकली अप्लाई नहीं हो सकता, उसका कोई बेसिस होना चाहिए. एक वर्ड उन्होंने यूज किया था, इंपेरिकल डेटा होना चाहिए, पहले लास्ट हिंदू आर्टिकल में कहा था. तो बस आपने कहा और एक उसको एग्जीक्यूट करना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस नहीं है. उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक, डेटा या सफिशिएंट इंपेरिकल डेटा होना चाहिए. Now, the Uttar Pradesh government on Thursday moved the Supreme Court against on Allahabad High Court direction to hold local bodies election in the state without reservation for OBC, क्योंकि इलाहाबाद कोर्ट ने कहा था कि आप डिले मत करिए, टाइम नहीं है, और आप बिना ट्रिपल टेस्ट किए हुए जो करना चाह रहे हैं आप इलेक्शन कराइए. The state government argues that there is no flaw or illegality in providing reservation to the very same 79 backward class communities listed in UP State Public Services Reservation for Scheduled Caste, Scheduled Tribes and other backward classes Act 1994. उन्होंने कहा कोई बुराई नहीं है, कोई इलीगैलिटी नहीं है इस केस में, अगर हम उनके लिए पहले कोटा होल्ड करना चाहते हैं. In respect of seats and offices of chairpersons of local bodies. The 1994 Reservation Act had, however, identified these backward classes to provide them quota to access higher education and public employment and not for the purpose of political representation. आप देखिए कर्नाटका में भी सेम लैंग्वेज यूज हुई है. इस बैकवर्ड जो कोटा दिया गया है इस बैकवर्ड क्लास स्पेसिफिकली को कोटा देने के लिए.
और यहाँ पे भी इसी तरह से सेम लैंग्वेज यूज हुई है, ठीक है, जिसमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं है और सिर्फ एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को ही कंसिडर करके कोटा दिया जा रहा है। नाउ अर्लियर जजमेंट्स हमको समझने जरूरी है। अगर हम इस चीज को बहुत हाईलाइट हो रहा है जिसमें क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, तो हमको समझना चाहिए कि पहले ऐसे कौन कौन से जजमेंट्स हुए हैं जो इनको इम्पैक्ट करते हैं। बट द स्टेट्स अपील अगेंस्ट द हाई कोर्ट ऑर्डर वुड मीट अ फॉर्मिडेबल अपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ 2010 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच judgment of the Supreme Court in K. Krishnamurti versus Union of India, which had clearly held that the nature and purpose of reservation is relation to local bodies is considerably different from that relation to higher education and public employment. उनका जो local body reservation है वो higher education और public employment reservation से बिल्कुल अलग है। इस केस में कहा गया the reservation benefits contemplated by Article 15(4) and 16(4) reservation in higher education public employment cannot be mechanically applied. जैसे उन्होंने कहा कि मैकेनिकली अप्लाई नहीं कर सकते इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिजर्वेशन इनेबल्ड बाय आर्टिकल 243D। इसको हमें तुरंत से तुरंत लिख लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए कि आर्टिकल 15 का सिग्निफिकेंस, 16(4) का सिग्निफिकेंस, 243D एंड 243T रिजर्वेशन ऑफ सीट इन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, इनका सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले ये चारों ही प्री में पूछे जा सकते हैं और मेंस में पूरा सवाल इस पे क्रिएट हो सकता है। ठीक, ये आपका हो गया GS2 का पार्ट। Article 243D and 243T form a distinct and independent constitutional basis for reservation in local self-government institutions, the nature and purpose of which is different from the reservation policy designed to improve access to higher education and public employment. ठीक है, समझ में आ गई वो बात कि हमारा जो एजुकेशनल कोटा है वो आपके लोकल बॉडीज कोटा से बिल्कुल अलग है। आप उसको बिल्कुल सेम लेके ना चलें, और अगर लेके चलना है तो आप मैकेनिकली किसी भी चीज को अप्लाई नहीं कर सकते। ना और जजमेंट्स में दिए हुए हैं जिसको हम यहाँ पे पॉज करेंगे। द कोर्ट हैड एक्सप्लेन्ड दैट द सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड्स कैन नॉट बी सोल क्राइटेरियन फॉर आइडेंटिफाइंग द बैकवर्ड क्लासेस इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड पॉलिटिकली। ठीक है, इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड पॉलिटिकली, तो इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। कोर्ट ने सही से क्लियर किया है कि सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए आप इनएडिक्वेटली और पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन को नहीं ले सकते। A further obstacle for the state would be a three judge bench judgment of the top court in Vikas Krishna Rao Gawali versus State of Maharashtra, which had devised a triple test criteria, यहाँ पे आया, to collect contemporaneous, rigorous, इंपेरिकल इन्वेस्टिगेशन इनटू द पैटर्न्स। यही चीज लास्ट आर्टिकल में बोली थी, हिंदू में आया था वो आर्टिकल, कि इंपेरिकल इन्वेस्टिगेशन या डेटा के हिसाब से ही आप आगे बढ़ सकते हैं, और बैकवर्ड दैट act as barriers to political participation. The court has also made it clear in Suresh Mahajan versus State of Madhya Pradesh that no reservation for backward classes can be provided until the triple test conditions are completed. यूपी गवर्नमेंट ने यही बोला कि हम ट्रिपल टेस्ट को करा लेते हैं, पर हाई कोर्ट ने बोला नहीं, आप इसको मत कराइए, आप इसको कराए बगैर भी चुनाव करा सकते हैं, टाइम बहुत निकल चुका, टाइम कम बचा है। पर अब वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब ये समझते हैं कि ट्रिपल टेस्ट क्या है, जो पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पहले अपनी वीडियोस में, लेकिन फिर से आज देख लेते हैं। डेडिकेटेड ओबीसी कमीशन, ये है डेडिकेटेड किसके लिए, ओबीसी कमीशन के लिए, शुड बी एंगेज्ड इन अ फुल टाइम एक्सरसाइज टू मैप ओबीसी कम्युनिटी प्रेजेंस, उसकी पूरी कम्युनिटी प्रेजेंस को आपको चेक करना है, नंबर 1। नंबर 2, स्टेट्स ओबीसी कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन रिक्वायर्ड टू कंडक्ट रिगरस, थॉरो एंड कंटेम्पररी स्टडी ऑफ द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ बैकवर्डनेस on OBC communities in each village panchayat, ये भी आपको देखना है, और the sum total of reservation shouldn't go over 50%, 50% से ऊपर का कोटा नहीं होना चाहिए। तो हमें पूरी कम्युनिटी का प्रेजेंस देखना है, जिन्होंने कहा, जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी कहा कि कितना पॉपुलेशन है वो देखेंगे, उसके साथ साथ कमीशन और इलेक्शन कमीशन को रिक्वायर्ड है कि वो रिगरस, थॉरो एंड कंटेम्पररी स्टडी करके देखें ऑफ नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ बैकवर्डनेस ऑन ओबीसी कम्युनिटी, कितना बैकवर्ड है, कहीं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो लाई नहीं करते हैं, तो ये भी देखना जरूरी है क्योंकि उनका कोटा अलग है। सो विलेज पंचायत में उन कम्युनिटीज को भी पूरी तरीके से रिगरस और कंटेम्पररी स्टडी करनी जरूरी है, तभी आप जाकर के 50% से कम तक का या अप टू 50 तक का कोटा दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडेंस इन Q2 to 9 year high of 4.4% in on trade gap। अभी समझना है कि
करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे पहुंच गया 4.4, ये आरबीआई ने बोला है। तो प्राइवेट ट्रांसफर रिसीट्स मेनली रिप्रेजेंटिंग रेमिटेंसेस बाय इंडियन ओवरसीज एक्सपेंड टू 29.7%। इस हेडिंग पे जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले समझते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। Current account deficit is the shortfall between the money received by selling products to other countries and the money spent to buy goods and services from other nations. तो CAD क्या है? Shortfall वो कमी है किसके बीच में, जो पैसा हमको रिसीव हुआ बेचने, जो माल बेचने के बाद to other countries अलग दूसरे देशों को, and the money spent to buy goods and services from other nation, और जो पैसा गया और जो पैसा आया दोनों के बैलेंस, दोनों के गैप को कहते हैं कैड। जो हमने सेल किया और जो हमने बाय किया उसके बीच के गैप को कहते हैं सीडी। ठीक, इफ द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वी इंपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ दोज वी एक्सपोर्ट, द कंट्री इज सेड टू बी इन अ डेफिसिट एंड द डिफरेंस इनटू टू वैल्यूज इज सीएडी। अगर हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं अगर हमारा बैलेंस कम है, अगर पैसा जो डेफिनेटली अगर हमारी सेलिंग हमारी कम है, माइनस में जा रही है और बाय हमारा एक्सेस हो रहा है, तो हम कहीं ना कहीं करंट अकाउंट डेफिसिट में आ जाते हैं। ये सीएडी है। ठीक है, अब समझते हैं इस बॉक्स को कि इन्होंने क्या बोला है कि प्राइवेट ट्रांसफर रिसीट, ठीक है, मेनली रिप्रेजेंटिंग रेमिटेंसेस, जो पैसा बाहर भेजा जाता है बाय इंडियंस ओवरसीज, ठीक है, एक्सपेंड 29.7%। जो रेमिटेंस किया इंडियंस ने वो तो कितना है 29.7%। सर्विस ने जो एक्सपोर्ट किया वो कितना है 30%। एक्सपोर्ट बाय राइजिंग सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट भी बढ़ गया। बिजनेस एंड ट्रैवल सर्विसेज फॉर द 6 months to September, CAD came into 3.3% ऑफ जीडीपी। तो सीएडी कितना रह गया जीडीपी का 3.3%। उसमें क्या था, रेमिटेंस कितना था 29.7%, एक्सपोर्ट ग्रो किया 30% से, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया और बिजनेस और ट्रेवल सर्विसेज भी ग्रो किया फॉर द 6 months to September, और कैड कितना रह गया 3.3% ऑफ जीडीपी। अब जीडीपी समझ लेते हैं, जीडीपी क्या चीज है। जीडीपी इज द फाइनल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, नॉर्मली ईयर। तो क्या क्या इसमें आता है, जो मॉनेटरी वैल्यूज है, हमारी गुड्स एंड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली एक साल के अंदर। इन द सिंपल टर्म्स, जीडीपी इज अ मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट इन अ ईयर। एक साल के अंदर ही अंदर जितना भी इकोनॉमिक आउटपुट आता है वो जीडीपी के अंदर काउंट होता है। इन इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी आर मेनली डिवाइडेड इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज। वो 3 कैटेगरीज जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती हैं या जीडीपी को बनाती हैं। पहला क्या है, एग्रीकल्चर, दूसरा क्या है, इंडस्ट्री, और तीसरा क्या है, सर्विसेज। तो आप समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि 3.3% हो गया कितने का, जीडीपी का। ये सब मिलाने के बाद तो ये देखा जाए तो ये हमारे जीडीपी का ही डेटा है, जिसमें रेमिटेंस जो पैसा आया वो जोड़ा गया, जो पैसा हमने एक्सपोर्ट किया वो जोड़ा गया, जो सर्विसेज हमने दी वो जोड़ा गया, जो बिजनेस ट्रैवल किया, वो बिजनेस और ट्रैवल की सर्विसेज थी वो जोड़ा गया, और जो हमने एक्सपोर्ट किया वो जोड़ा गया, तभी भी 3.3% रह गया जीडीपी का। अब समझते हैं बल्ज एंड डेफिसिट क्या चीज इसमें होगी। मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट, अभी कुछ दिन पर रिपोर्ट आई थी कल कि जहां पे एक्सपोर्ट का डेटा दिया हुआ था उसकी बात हो रही है। मर्चेंडाइज मतलब जो हमारा जो कैटेगरी, सामान की कैटेगरी को कहते हैं मर्चेंडाइजिंग। ठीक है, मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट बलूनिंग टू 83.5 बिलियन, मतलब बढ़ रहा है। ट्रेड डेफिसिट जो है हमारा, मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, मतलब हमारा एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है। बिलियन इन Q2 फ्रॉम 63 बिलियन इन अप्रैल जून कंट्रीब्यूटेड टू वाइडनिंग ऑफ द CAD। ठीक है, सो ट्रेड डेफिसिट जो होता है हमारा, ट्रेड डेफिसिट दो वर्ड है, करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट सीधे सीधे आपका ज्यादा इंपोर्ट और कम एक्सपोर्ट, ठीक है, ये ट्रेड डेफिसिट में आ जाता है। पर सीएडी में आपके रेमिटेंसेस भी आते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा, इन्होंने लिखा था कि रेमिटेंसेस भी आते हैं, हमारा एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट भी आता है, सर्विसेज का ट्रैवल सर्विसेज भी आती हैं, बिजनेस एक्सपेंशन बिजनेस सर्विसेज भी आती हैं। तो सीएडी का दायरा थोड़ा बड़ा है और ट्रेड डेफिसिट सीधा सीधा हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कनेक्टेड होता है। तो कह रहे हैं कि मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट कितना हो गया, पहुंच गया 83.5।
Q2 में क्वार्टाइल, 4 तरह के क्वार्टाइल्स हम काउंट करते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 फ्रॉम 63 बिलियन इन अप्रैल जून कंट्रीब्यूटेड टू वाइडनिंग ऑफ द CAD। ठीक है, नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये दिया हुआ है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये दिया हुआ है, CAD। हमें क्या समझना है सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट की CAD क्या चीज है जो हमने समझा, उसके बाद GDP क्या चीज है और GDP का कितना परसेंटेज CAD होगा ये हमने समझ लिया। अब आगे देखते हैं। India's current account balance recorded a deficit of 36.4 billion in the quarter end September। तो समझ लीजिए कि हमारा CAD जो है बढ़ गया है, rising from 18.2 billion in the previous quarter। ठीक है, deficit for the year earlier period came at 9.7 billion, 1.3% according to data released by the Reserve Bank of India। तो ये डेटा कौन देता है? Reserve Bank of India देता है। Underlying the current account deficit, underlying का मतलब होता है उससे जुड़ा हुआ current account deficit in Q2 was widening of the merchandise trade deficit of 83.5। और ये जो मेजर पार्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है? ट्रेड डेफिसिट से। मर्चेंडाइजिंग जो सामान हम बना रहे हैं वो हम ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से। नाउ इन Q2 फ्रॉम 63 बिलियन इन अप्रैल जून एंड इंक्रीज इन नेट आउट गो अंडर इन्वेस्टमेंट इनकम RBI सेट। ठीक है, बहुत टेक्निकल चीजें हैं, सिर्फ इतना समझना जरूरी है कि हमारा CAD क्यों इंक्रीज कर गया। ठीक है, इन द फर्स्ट 6 months to September इंडिया रिकॉर्डेड CAD ऑफ 3.3% ऑफ GDP। तो ये तो क्लियर होगा कि CAD हमारे GDP का परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है। अभी तक हमको सिर्फ यही पता था कि CAD बढ़ गया, पर CAD कैसे बढ़ा वो हमने यहाँ पे समझा। अगेन ऑन द बैक ऑफ अ शार्प इंक्रीज ऑफ गुड्स ट्रेड डेफिसिट कंपेयर्ड विद 0.2% ईयर अर्लियर। और ये भी मैंने बोला कि ट्रेड डेफिसिट, तो दो टर्म हमको समझने वाली है, आपके लिए छोटा सा होमवर्क भी मैं आपको दे रही हूं कि आप ये डिफरेंशिएट करिए कि ट्रेड डेफिसिट, सॉरी यहां पे लिख देती हूँ, ट्रेड डेफिसिट क्या चीज है। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट क्या चीज है और ये CAD को कैसे, और ये CAD से कैसे अलग है। CAD, अब मैंने आपको CAD और GDP बता दिया, GDP क्या चीज होती है और CAD क्या है, और ट्रेड डेफिसिट कैसे उससे कनेक्टेड है, ये आपको सर्च करना है। दिस इज द होमवर्क फॉर यू। ठीक है, आप मुझे कमेंट बैक करेंगे अगर आपको नहीं मिलेगा और हम फिर मिलकर डिस्कस करेंगे। इन द फर्स्ट 6 months of September इंडिया रिकॉर्डेड अ CAD ऑफ 3.3% ऑफ GDP अगेन ऑन द बैक ऑफ अ शार्प इंक्रीज इन गुड्स ट्रेड डेफिसिट। जो गुड्स और जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते बेचते हैं उनको हम गुड्स कहते हैं, माल कहते हैं, उसके ट्रेड डेफिसिट का ही एक परसेंटेज बता रहे हैं, बैक ऑफ अ शार्प इंक्रीज कंपेयर्ड विद 0.2% अ ईयर अर्लियर। जो पहले कितना था? 0.2% था। तो इस आर्टिकल से हमने क्या समझा? CAD क्या है, जो आपका प्री का क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज CAD, व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट एंड डेफिनेटली व्हाट इज GDP से कैसे कनेक्टेड है। इवन एक क्वेश्चन यहाँ पे भी क्रिएट हो सकता है कि 3.3% ऑफ GDP इज CAD, और इसके 4 ऑप्शन दिए होंगे कि CAD का मतलब ये है, CAD का मतलब वो है। आपको टिक करना होगा 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन है जो CAD को डिफाइन करता है। ऐसे प्री में क्वेश्चंस क्रिएट हुए हैं, आई नो दैट, जिसमें डेट टू GDP बहुत एक क्वेश्चन आया था, डेट टू GDP ये क्वेश्चन प्री में पूछा गया था। इस तरह के क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं प्री में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और आज का जो क्विक सर्च है जो आपके हिंदू से ही है, क्विक सर्च का मतलब है ये वो टॉपिक है जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी और आपको इसको एक क्विक सर्च में लेके चलना है। तो सबसे पहले क्विक सर्च आपको क्या करना है खुद से कि व्हाट इज इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। इसके ऊपर एक आर्टिकल भी आ चुका है, मैं डिस्कस भी किया था, जहां पे एक आ गया था कि हमको इसका जो अभी एक समिट हुआ है जो आपके साउथ में एक स्टेट है वहां पे वो आपको सर्च करना है। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है, कब उसका गठन हुआ और ये क्या काम करता है, इसके बारे में। हरियाणा गवर्नमेंट शुड, दूसरा आर्टिकल था, हरियाणा गवर्नमेंट शुड इशू व्हाइट पेपर ऑन डेट सिचुएशन। तो डेट सिचुएशन जो हरियाणा की है उसके लिए व्हाइट पेपर इशू, तो व्हाइट पेपर क्या चीज होती है आपको सर्च करना है। G7 टेल्स तालिबान टू अर्जेंटली रिजर्व बैन ऑन वुमेन एड स्टाफ। तो तालिबान की सिचुएशन जो औरतों को लेकर के है उसकी तो अलग कहानी है, पर आपको सर्च करना है कि G7 में कौन कौन से देश आते हैं। G7 ये, उसके बाद IAF टेस्ट फायर्स एक्सटेंडेड रेंज ऑफ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। तो आपको ये सर्च करना है कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल क्या चीज है और ये इंडिया की सिक्योरिटी एस्पेक्ट से क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ब्रह्मोस क्या है ये आपको सर्च करना है। उसके बाद 4 एयरफोर्स एयरक्राफ्ट
सुखोई एंड तेजस। सुखोई और तेजस वो कौन कौन से कॉम्बैट जेट्स हैं जो हमारी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्विक सर्च करना है, जिसमें आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल होगा आपकी प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आपका प्री के डेटा कवर हो जाएंगे और मेंस में जो आपको लिखना है वो तो आप कर ही रहे हो। यूपीएससी की तैयारी मेंस की तैयारी है, प्री की तैयारी अलग से कुछ नहीं होती। तो ये आर्टिकल हम चाहे तो वन बाय वन डिस्कस कर सकते हैं, पर इनका उतना सिग्निफिकेंस नहीं है अभी मेंस के लिए। पर अगर आप इसको पढ़ लेते हैं कि आईसीएचआर क्या है, व्हाइट पेपर क्या है, G7 क्या है, ब्रह्मोस क्या है, सुखोई या तेजस क्या है, और शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, तो ये आपका प्री का भी काम करते चलेंगे और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी बनती चलेगी। ये क्विक सर्च। अब आते हैं अपने पुराने सवाल पे, जहां पे मैंने कहा था कि हम तीन चीजों को मैप में देखेंगे। तो पहला है अलापुजा। अलापुजा एक नदी का नाम है जो केरला में एक नदी है। तो देखिए यहाँ पे लोकेट हो रही है अलापुजा। ठीक है, यहाँ पे लोकेट हो रही है। अलापुजा इज वन रिवर इन केरला। उसके साथ साथ इस मैप में, ये मुझे गूगल से मिला है, आप भी ले सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे और सारी चीजें भी आप लोकेट कर सकते हैं। अरेबियन सी इस तरफ है, उसके बाद कोल्लम, त्रिवंतपुरम, कन्याकुमारी, और आपकी रेंजेस भी यहाँ पर दी हुई हैं, तो उनको भी आप कोझिकोड, कन्नूर, आप इन सब चीजों को भी, नीलगिरी हिल्स यहाँ पर है। तो जब भी आपको ऐसी कोई चीज पेपर में आती है, तो कार्डमम हिल्स यहाँ पे है, तो आप उसे जरूर मैप में लोकेट करने की कोशिश करिए कि वो चीज क्या है। बेशक वो न्यूज इंपॉर्टेंट ना हो, पर ज्योग्राफिकली या टोपोग्राफिकली उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो आप जरूर सर्च करिए। तो पहला में देखा अलापुजा कहाँ है। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट, एक ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है मेंस के एस्पेक्ट से, पर उसके ऊपर आज कोई बड़ा आर्टिकल नहीं आया था, पर मुझे लगा कि कलासा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट है, इसको देखना जरूरी है मैप में, क्योंकि ये कलासा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट, कलासा यहाँ है, बंदूरी यहाँ है, ये एक कनाल प्रोजेक्ट है। लेकिन ये बना किस नदी पे? ये मालप्रभा डैम और मालप्रभा रिवर है उसके ऊपर बना है। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये कर्नाटका है, ये महाराष्ट्र है और ये गोवा है। तो जो ये प्रोजेक्ट है वो इन तीनों के बीच में लोकेटेड है। और ये बेलगावी डिस्ट्रिक्ट, अभी आप समझ रहे हैं न्यूज में चल रहा है, तो कर्नाटका का ही हिस्सा है बेलगावी, और मालप्रभा भी कर्नाटका का हिस्सा है। और कलासा बंदूरी प्रोजेक्ट जिसको अप्रूवल मिल गया है, आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, ओके किया है, क्योंकि बीजेपी का प्रॉमिस था, तो उसके ऊपर एक न्यूज आई है, एक छोटा सा आर्टिकल है। तो मुझे लगा ये हमें मैप में भी लोकेट करना चाहिए कि कलासा बंदूरी जो है प्रोजेक्ट का कहाँ, कौन सी नदी पर है और कैसे उसको लोकेट करते हैं। देखिए यहाँ धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, इस तरफ ये दिख रहा है, यहाँ पे कर्नाटका है, ये महाराष्ट्र है और ये गोवा है, और ये इसके बीच में ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, और ये जो बॉक्स बना है उसमें लिखा हुआ है कि कैनाल्स टू ऑगमेंट इनफ्लो इनटू मालप्रभा डैम, प्रपोज डैम एंड रिजर्वॉयर साइड। ये पुराना चार्ट है, लेकिन अभी इसके बाद जो न्यूज आएगी, जो फर्दर इसके ऊपर होगा आर्टिकल हो सकता है, उस पर डिस्कशन हम बाद में करेंगे। नाउ कलासा बंदूरी ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट क्या है समझ लेते हैं फटाफट। सेंटर ऑन थर्सडे एक्सेप्टेड द डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिकेड्स ओल्ड काला कसाला बंदूरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। इस पे मेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये पुरानी प्रोजेक्ट था जो अब फाइनली क्या हो गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया है सेंटर के द्वारा। इन इंटर स्टेट महादई रिवर बेसिन, जो महादई रिवर बेसिन इंटर स्टेट रिवर बेसिन पे क्रिएट होगा। तब दिस कम्स मंथ्स अहेड ऑफ द कर्नाटका असेंबली इलेक्शन 2023 एंड आवर्स बिफोर Union Home Minister Amit Shah's arrival in the state to attend a slew programs and poll written meetings। तो क्या हुआ, ये कब आया है? months ahead of the कर्नाटका असेंबली के पहले ही आ गया है, जो इलेक्शन 2023 में होने वाला है। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। While the Central Water Commission has approved the DPR detailed project report, DPR कहते हैं, the implementation is now subject to other mandatory approvals including forest clearance and final judgment, जो सुप्रीम कोर्ट का होगा, अभी होना बाकी है, क्योंकि हमारे लिए जो नदियों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, स्टेट से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो हमारे GS2 का पेपर क्रिएट करते हैं, स्पेशली जहां पे स्टेट का और सेंटर का रोल बहुत पूछा जाता है। उसमें से अगर ऐसी कोई ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट बहुत पुराना कोई चल रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी अब जजमेंट देने वाला है, तो ये हमारे लिए मेंस के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाता है GS2 के लिए, और GS1 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से। ठीक है, अब चलते हैं कोसोवो सर्बिया, जो मैंने कहा था लोकेट करेंगे। कोसोवो आप देखिए, ये यूरोप का मैप है, जहां पर एड्रियाटिक सी इस तरफ है,
सो हम लोकेट कर रहे हैं कोसोवो। कोसोवो इज हियर, प्रिस्टीनिया इज द कैपिटल एंड सर्बिया इसके ऊपर है। इसके आसपास कोसोवो सर्बिया का जो बॉर्डर है लगा हुआ है। और ये क्यों न्यूज में है? क्योंकि अभी आपका देखिए रशिया और यूक्रेन की फाइट में इस तरह के बॉर्डर खुलते बंद हो रहे हैं आसपास के सामान को ट्रांजैक्ट करने के लिए। तो कोसोवो का आज न्यूज है, कोसोवो सर्बिया। तो मैप में हमने देख लिया। उसके साथ ये मैसेडोनिया यहाँ पर है, अल्बेनिया है, मोंटेनेग्रो है, बुल्गारिया है, ग्रीस है। इन सब बड़े बड़े जगहों को भी हम देख सकते हैं। प्रेसेवो, मिट्रोविका, राइट, टिराना, और एड्रियाटिक सी यहाँ पे। तो एड्रियाटिक सी के अगर आप देखें, अगर हम मैप में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो हमारे एड्रियाटिक सी के ईस्ट में पड़ेगा। ये क्या पड़ेगा? मैसेडोनिया और कोसोवो, ठीक है। और अगर हम ऐसे जाएं तो इस तरफ हमारे नॉर्थ में पड़ेगा कोसोवो के भी ईस्ट में पड़ेगा सर्बिया। पर अगर हम मैसेडोनिया में खड़े हो जाएंगे तो नॉर्थ में पड़ेगा सर्बिया और कोसोवो। तो ऐसे हम लोकेशनल क्वेश्चन भी आते हैं प्री में। तो प्री पे एक क्वेश्चन इस पे क्रिएट हो सकता है। कैसे समझा हमने? पेपर से समझा। तो अगर हम हिंदू को डिटेल में अच्छे से पढ़ना चालू कर दें तो 80% प्रिपरेशन प्री की यूं ही हो जाती है। अब बढ़ते हैं आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट और अट्रैक्टिव क्वेश्चन पे, जिसपे एक्सपर्टीज है यूपीएससी की। और वो क्या है समझते हैं। डीप इनसाइड फॉरेस्ट, पॉकेट्स ऑफ मॉडर्निटी इन अ वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिशन, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ये जो जो पिक्चर है, इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं हम? वुमेन ऑफ द बॉन्डर ट्राइब। ये बॉन्डर ट्राइब की महिलाएं हैं। इन देयर विलेज इन ओडिशा मलकांगिरी डिस्ट्रिक्ट, जो ओडिशा की मलकांगिरी डिस्ट्रिक्ट में ये ट्राइब मिलती है, उसकी महिलाएं हैं। द बॉन्डर ट्राइब पीपल ट्रेडिशनली यूज ओनली बीड्स एंड अ स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ टू कवर देयर बॉडी। तो जो ये पहन रखा है इन्होंने गले में, इसी को ये सिर्फ पहनती हैं अपनी बॉडी को ढकने के लिए, आप देख रहे हैं। और बॉन्डर ट्राइब कहाँ मिलती है? ओडिशा की मलकांगिरी डिस्ट्रिक्ट में। तो इस तरह के क्वेश्चंस प्री में बहुत पूछे जाते हैं, जहां पे वो यही बोलते हैं कि बॉर्डर ट्राइब यहाँ मिलती है, वो सिर्फ बीड्स को पहनते हैं अपने शरीर को ढकने के लिए। और ये उड़ीसा की इस डिस्ट्रिक्ट में है। और दूसरा स्टेटमेंट दे देंगे कि बॉन्डर ट्राइब एमपी में मिलती है, या यहाँ मिलती है, वहां मिलती है, और इस तरीके से आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो ये एक मेजर अट्रैक्शन था आज के न्यूज़पेपर का, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इससे आपके प्री के क्वेश्चन क्रिएट हो जाएंगे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और तब तक आप काम करते रहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट करिए, थम्स अप दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इस सब का फायदा उठा सके।